आज है 15 अप्रैल। आज हम 14 और 15 दोनों दिन की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 14 तारीख की छुट्टी थी। और छुट्टी इसलिए थी क्योंकि इस दिन संडे था, और संडे के दिन हम सिर्फ टेस्ट कराते हैं शाम को 9 बजे। टेलीग्राम में टेस्ट होता है, ये पूरे वीक की करंट अफेयर का टेस्ट होता है, ये याद रखिए ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। हर संडे शाम को 9 बजे तैयार रहिए। पहले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से किस स्थान पर आयोजित होना है। ऑप्शन है पिथौरागढ़, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है उज्बेकिस्तान, चौथा है असम। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि उज्बेकिस्तान। दस्तलिक का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में शुरू होगा। ऐसा हो सकता है कि इधर बहुत सारे देश आ जाएं और इधर आ जाएं, कुछ जगहों के नाम आ जाएं, और देश में जगहों के नाम मिलाने के लिए आ जाएं, तो टर्मेज उसमें आ सकता है। समझ में आ रहा है? टर्मेज को उज्बेकिस्तान से मिलाना है, याद रखिए। चौथा संस्करण पिथौरागढ़ में हुआ था, याद करने की इतनी कोई खास आवश्यकता है नहीं। और अभ्यास का जो पहला संस्करण 2019 में हुआ था उज्बेकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए, क्योंकि उज्बेकिस्तान की बात चल रही है, तो ये जो नारंगी कलर का है ये देश उज्बेकिस्तान है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर प्रश्न आ चुका है यूपीएससी में, ये याद रखिए। तो अगर यूपीएससी में आया है तो यूपी पीएससी में नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो इसकी एक बार सीक्वेंस देख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस ही मिलाने के लिए आया था यूपीएससी में। जैसे ये है कजाकिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, और ये है किर्गिस्तान, और ये है ताजिकिस्तान। इन 5 देशों को एक बार सही से दिमाग में रखिए। इसमें कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन दोनों देशों की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। साथ ही कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में है अरल सागर, याद रखना। ये लेक बाल्कस है, इसको भी याद रखना है, जो कि कजाकिस्तान में है। ये पांचों के पांचों देश जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था उस समय ये बाहर निकले हैं, ठीक है। यूएसएसआर का हिस्सा थे ये, याद रखना। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्री साइक्लोन अभ्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है इंडियन नेवी, फिर है इंडियन मिलिट्री, फिर है इंडियन एयरफोर्स, और चौथा है भारतीय मौसम विभाग, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने प्री साइक्लोन अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास विभिन्न आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चक्रवात पूर्व मौसम और चक्रवात के बाद का जो मौसम होता है उसके दौरान आयोजित वार्षिक अभ्यास का हिस्सा है। यानी कि चक्रवात के पहले मौसम और चक्रवात के बाद का जो मौसम होता है उसमें किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चलाया जाना चाहिए, इसका होता है ये अभ्यास, ठीक है। जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो उसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय फिनटेक कंपनी द्वारा ई सेवा हाँ पोखरा के साथ में समझौता किया गया है। ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा है फोनपे, तीसरा है एयरटेल पेमेंट बैंक, और चौथा है गूगल पे। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि फोनपे। देख लीजिए, फिनटेक फर्म फोनपे ने यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेपाल की डिजिटल वॉलेट सेवा ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल हाँ पोखरा के साथ में साझेदारी की है, ठीक है। फोनपे के बारे में देखें तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 2015 में हुई है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो महाराष्ट्र में, ये याद रखना है। इसी और बहुत कुछ इसके अलावा कि इसके सीईओ कौन है ये सब बिल्कुल भी याद रखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब ये कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन है चीन, दूसरा है ताजिकिस्तान, तीसरा है किर्गिस्तान, और चौथा है उज्बेकिस्तान। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के जो चैंपियनशिप है वो किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की जा रही है। किर्गिस्तान की कैपिटल है ये बिश्केक, ठीक है, कैपिटल है। अभी तक की जो अपडेट है उसके हिसाब से ये है कि उदित ने 57 केजी में रजत पदक जीता है, अभिमन्यु ने 70 केजी में, और विक्की ने 97 केजी में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो अभी तक की अपडेट है, इसमें नेक्स्ट टाइम और भी अपडेट कर देंगे। ये क्या है, ये सिल्वर मेडल और ये ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है, दिमाग में रखना। आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन ने अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंदी कैमरून को किस देश में नियुक्त किया है। ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है कनाडा, और चौथा है भारत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि भारत। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंदी कैमरून को नियुक्त किया है। यूके की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व सीईओ लिंदी कैमरून भारत में देश की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में पदभार संभालेंगी। भारत द्वारा इंग्लैंड में नियुक्त जो पहली महिला उच्चायुक्त थी वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक के अनुसार भारत साइबर अपराध में किस स्थान पर है। ऑप्शन है सेकंड, 5वां, 10वां या 20वां। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि 10वां। भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है। इसमें अग्रिम शुल्क भुगतान करने के लिए लोगों से जुड़ी धोखाधड़ी सबसे सामान्य प्रकार है। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने विश्व साइबर अपराध सूचकांक संकलित किया है, जिसमें लगभग 100 देशों की रैंकिंग की गई है। ये अग्रिम शुल्क भुगतान का मामला बस इतना सा है कि सर आपकी लॉटरी लगी है, आप पहले 10,000 भेजिए, उसके बाद में आपके अकाउंट में 50 लाख भेजे जाएंगे या 2 करोड़ भेजे जाएंगे। इस तरीके की जो धोखाधड़ी होती है उसे अग्रिम शुल्क भुगतान कहते हैं। यानी पहले शुल्क ले लेते हैं, पैसा कुछ ले लेते हैं, फिर उसके बाद में धोखा दे देते हैं।
अगर इसमें पहले नंबर पर देखा जाए तो रूस है, दूसरे नंबर पर देखा जाए तो यूक्रेन, तीसरे पर चीन है और जो उत्तर कोरिया उसका नंबर 6वें नंबर पर है। यानी कि फ्रॉड है, इसमें इतना ज़्यादा साइबर क्राइम चलता है। समझ में आया। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप समूह निम्नलिखित में से किन दो देशों का ऐतिहासिक रूप से विवाद का विषय बना हुआ है। ऑप्शन है चीन ताइवान, दूसरा है फिलीपींस और चीन, और तीसरा है जापान और उत्तर कोरिया, और चौथा है जापान चीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि जापान और चीन। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान ने संयुक्त बयान जारी कर सेनकाकू द्वीप समूह की यथा स्थिति में एक तरफा बदलाव के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। इसमें जो विवाद का विषय है वो यहाँ आना है, इसको देख लीजिए। इस रीजन को, ये ईस्ट चाइना सी है, इस क्षेत्र में विवाद का विषय बना हुआ है, देख लीजिए। ये है ईस्ट चाइना सी और ये है सेनकाकू आइलैंड, ठीक है। इसमें क्या है कि जापान का भी इस पर अधिकार है, इस पर, ठीक है। लेकिन ये चाइना ना इस पर ऐतिहासिक आधार पर अपना दावा बताता है। मुख्य तौर पर इन दो देशों का ही इस पर दावा है, हालांकि इस पर ताइवान भी अपना दावा करता है, लेकिन जो डिस्प्यूट का मुद्दा है वो चाइना और जापान के बीच में अधिक है। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये 8 द्वीपों का समूह है, ठीक है। 8 द्वीपों का समूह है, ये याद रखना है। लगभग 7 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है और ये रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, इसलिए इस पर ये दावे को लेकर के इन दोनों देशों में असहमति बनी रहती है। आगे हम वन लाइनर देख लेते हैं एक बार कि टीबी उपचार की सफलता दर बढ़कर 86.9% हो गई है, जो 9 वर्षों में सबसे अधिक है। ये भारत के संदर्भ में बात चल रही है और भारत सरकार 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। ये आई है खबर, तो इसके साथ में ये खबर जोड़ दी है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। अब ये याद रखिए कि जो वन लाइनर है वो जरूरी नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उनको लाया इसलिए जाता है ताकि आपके मस्तिष्क में ये ना चला जाए कि बहुत कम करा रहे हैं हम। समझ में आ रहा है आपको। जो हम कराएंगे उस पर तो बहुत ज़्यादा जोर देंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर तो बहुत ज़्यादा जोर दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसे क्वेश्चन ऑफ द डे भी बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों का मन भी संतुष्ट करने की आवश्यकता है, इसीलिए हम ये वन लाइनर प्रश्न लेके आते हैं ताकि आप भटके ना ज़्यादा। तो ब्रियो टेक्नोलॉजीज ने गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ये याद रखिए। ये देखिए, पहली स्वामी विवेकानंद अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप पहली है, ये याद रखिए, ठीक है। 32 राज्यों की प्रतिस्पर्धा के साथ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शुरू हुई है, ठीक है। रश्मि कुमारी ने 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में के नागाज्योति को हराकर अपना रिकॉर्ड 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब हासिल कर लिया है। ये निधन और हुए 3 इन पर देख लीजिए। जैक क्लार्क का हुआ है जो कि क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, ओजे सिम्पसन ये फुटबॉलर थे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, और सर्वोदय नेता मुरारी लाल जो कि चिपको मूवमेंट से संबंधित थे। अब आपके दिमाग में ना ये चीज़ जारी होगी कि इनकी मुझे क्या मेंशन करनी चाहिए थी, डेट मेंशन करनी चाहिए थी, क्योंकि यूपीपीसीएस में, यूपीपीएससी आरओ में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। जैसे इस बार का जो समीक्षा अधिकारी का पेपर था उसमें क्या था, समीक्षा अधिकारी के पेपर में डेट पूछ ली थी, लेकिन इनकी डेट नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है, वो लोग अलग थे, स्वामीनाथन, बिंदेश्वर पाठक, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे, इसलिए उनकी डेट पूछी थी। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक, और देखिए अगर कोई प्रश्न ऐसा बनता है जिनकी डेट की संभावना होगी तो मैं बता दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत होकर के पढ़िए। समझ में आ रहा है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक या आरबीएल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि एचडीएफसी बैंक। निजी ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। अब देखिए, ये ऐसा है कि असल में मुझे लक्षद्वीप लेके आना चाहिए था, कि मैं लक्षद्वीप लेके आता और उसको समझाता, आपको उसके सारे द्वीप्स को समझाता, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लगा कि जो बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि मैं देखो कुछ कोर प्रश्न होते हैं, जो ऐसा होता है कि आपको कुछ ट्रेंड एनालाइज करना होता है। तो अभी जो आने वाले 2-3 स्लाइड है ना, वो वही ट्रेंड है, वो वही एनालाइज किया हुआ ट्रेंड है। जो लोग कहते हैं ना कि ट्रेंड एनालाइज करो, ट्रेंड एनालाइज करो, ये वही एनालाइज किया हुआ ट्रेंड है, ये याद रखना। ये ऐसे कुछ डाटा है जिसमें से प्रश्न आता ही आता है, चाहे यूपीपीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो, इसमें हर बार प्रश्न इस टाइप में से कुछ ना कुछ देखा गया है, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। समझ में आ रहा है। रही बात लक्षद्वीप की, तो अगर इससे संबंधित कोई भी आगे कोई प्रश्न बनता है तो हम लक्षद्वीप के बारे में बता देंगे, ठीक है। इसलिए लक्षद्वीप को बताना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि बैंकिंग का हिस्ट्री बताना जरूरी था, ठीक है। तो देखो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत की पहली बैंक थी, 1770 में खुली, बात समझ में आई। और अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 से 1958 भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था, यानी कि कॉमर्शियल बैंक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो, जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो परेशान ना हो, अगली स्लाइड इंग्लिश में दे दी गई है। देखिए, जो बैंक ऑफ बंगाल है 1806 में स्थापित हुई थी, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। अब दिमाग में डालो, जो प्रेसिडेंसी थी वो इसी की तो बात चल रही है। अब इनके अगर आप नाम भूल जाते होंगे तो कैसे भूलोगे भाई। बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, यहीं पर तो बैंक्स खुली हैं भाई। बंगाल में 1806 में, बॉम्बे में 1840 में, मद्रास में 1843 में। इन तीनों को मिलाया गया 1921 में, और इन तीनों का नाम पता है क्या रख दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो प्रश्न कैसे आएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बनी है वो किन 3 बैंकों का हिस्सा थी। याद रखिए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी हैं, तीनों को मिला करके बनाया गया था। समझ में आया इतनी बात। अगली बात समझिए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदला गया था 1955 में,
और रखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब क्यों बदला गया था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण, ये याद रखना दिमाग में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। इतनी बात समझ में आई। और अब देखिए ये कि आरबीआई 1935 में स्थापित हुई है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में। इसकी जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1926 में स्थापित की गई थी। समझ में आया? अब ये कुछ बैंक हैं, इनको याद कर लीजिए। ऐसा होता है कभी कभार कि बैंक को दे देते हैं और उनके गठन के क्रम में पूछ लेते हैं। तो अगर तुम इतना याद कर लोगे, इससे सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई है, पीएनबी की 1894 में हुई है, बैंक ऑफ इंडिया की 1906 में हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 में हुई है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 1911 में हुई है। अब थोड़े से ये और देख लीजिए कि 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, यानी कि आरबीआई का। और 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, ठीक है। इनकी डेट भी महत्वपूर्ण है, याद रखिए, इसलिए डेट बताई जा रही है। और अप्रैल 1980 में 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। समझ में आया? और नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया था। याद रखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आते रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या कोई वनडे एग्जाम हो, या कोई रेलवे हो, कोई भी हो, हर एग्जाम में आते रहे हैं, ये याद रखिए। समझ में आ रहा है? नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। अब आपको ये बताना है कि ये किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। समझ में आ रहा है? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, ये आपको बताना है। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई है, एनएचबी की स्थापना 1988 में हुई है और सिडबी की 1990 में हुई है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है, ये बताना है, और क्वेश्चन ऑफ द डे बताना है। ये दोनों चीज़ बतानी है। समझ में आया? कमेंट के मामले में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, इसका उत्तर जरूर देना है। वर्ष 1991 में नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग प्रणाली में निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश की अनुमति की सिफारिश की है। सबसे पहले स्वदेशी बैंक, सबसे पहला जो स्वदेशी बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। यह पूर्णतः भारतीयों के स्वामित्व एवं प्रबंधन वाला बैंक था, ये याद रखना, ठीक है। अब ये देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक था, ये भी याद रखना। आईसीआईसीआई बैंक इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको ऐसा मत समझ लेना कि हम ऐसे ही लेके आ रहे हैं। और विदेश में बैंक खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1919 में किया था। आ सकता है कि महात्मा गांधी ने किस बैंक का किया था उद्घाटन, समझ में आया। और ओसबॉर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे और सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। अब ये है, इंग्लिश में मेंशन कर दिया गया है, इंग्लिश वाले यहाँ से कर लेना कंप्लीट। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे वो क्या है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी कि IPEF ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किस देश में करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है भारत और चौथा है दक्षिण कोरिया। इसका उत्तर दीजिए और साथ ही ये बताइए कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। और हाँ, निश्चिंत रहना एकदम, मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ और विश्वास मानिए, आप यहाँ से करंट अफेयर अगर आप कर रहे हैं तो एकदम निश्चिंत हो जाइए। अगर आप यहाँ से गए, किसी ग्रुप में अगर कोई खबर मिली तो आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो कवर कराई नहीं है, ऐसा पहली बात तो होगा नहीं। और दूसरा, अगर होगा तो कभी ना कभी उसको कवर करा दिया जाएगा अगर महत्वपूर्ण होगी तो। अगर नहीं कराया जा रहा है तो उसके पीछे मत पड़िए आप। समझ में आ रहा है? मैं जो करा रहा हूँ उसको ईमानदारी से उतना करते रहिए। और एक बात का याद रखना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्री ही नहीं निकलता है। भाई यूपीपीएससी का मान के चलिए, या तो कोई समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ या फिर यूपीपीसीएस का पेपर हुआ, अगर आपका प्री नहीं निकल रहा है और अगर आप 80 से प्लस कर जाते हैं प्रश्न, 80 81 आते हैं, कभी 82 आते हैं, कभी 79 आ जाते हैं, इस प्रकार के अगर इस तरह अगर आपके प्रश्न बन रहे हैं और प्री नहीं निकल रहा है तो बस ये देख लीजिए एक दो चीज़ें। पहली, आप अगर PYQ नहीं कर रहे हैं ना तो पाप कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये मान के चलिए कि आप योग्य होते हुए अगर आप 80 प्लस प्रश्न लेके आ रहे हैं विदाउट PYQ किए हुए, इसका मतलब ये है कि आप योग्य होते हुए, सक्षम होते हुए भी और जानबूझ करके पीछे रह रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए PYQ कंप्लीट कर लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा, ये बताइए कि करंट में अगर 30 प्रश्न बनते हैं, आते हैं मान के चलिए एग्जाम में, तो क्या आप उसमें लगभग 25 प्रश्न सही कर पाते हैं या नहीं? अगर आप ये भी नहीं सही कर पा रहे हैं तो विश्वास मानिए ये दो गलतियां आपकी बहुत बड़ी गलतियां हैं। एक करंट अफेयर और दूसरा PYQ। इन दोनों के बेस पर ही निकलता है, चाहे किसी का भी प्री निकले, चाहे वो टॉपर हो या फिर वो सिलेक्ट ना हुआ हो। अगर उसका किसी का भी प्री निकल रहा है तो याद रखिए दो ही चीज़ हैं उसका कारण। पहला, उसके PYQ कंप्लीट होंगे बहुत ढंग से, उंगलियों पर रटे हुए होंगे। और दूसरा ये कि करंट अफेयर में वो कम से कम 25 प्लस प्रश्न करेगा 30 में से।